हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बायोलॉजी विद आकाश में। तो दोस्तों, लॉकडाउन के कारण सभी की स्टडी पर इफेक्ट पड़ा है और इसी के कारण सरकार ने आपके सिलेबस में से 30% सिलेबस कम कर दिया है। तो मैं आपको बायोलॉजी के जो 2020-21 के सेशन में सिलेबस है उसका रीजन कराऊंगा। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में बदल जाता है। तो आपका सेकंड चैप्टर है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना होगा। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर समझ कर ही हम इस चैप्टर की बाकी डिटेल्स को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर को। तो दोस्तों, सेकंड चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम फ्लावर को समझेंगे। सिर्फ फ्लावर आपका 11th क्लास में भी है, लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फ्लावर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके के चित्र यूज करे हैं। तो सबसे पहले हम फ्लावर को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, एक फ्लावर के अंदर होता है हमारा पेडिकल्स, एक थैलेमस। दोनों फ्लावर के वो पार्ट्स होते हैं जिस पर एक फ्लावर स्टेबल होता है, जुड़ा होता है लीफ से। इसमें एक पेडिकल्स होता है, एक थैलेमस होता है, और थैलेमस के पास सबसे पहले एक बाह्य चक्र आता है जिसे हम सेपल कहते हैं। और हमारा सेपल हमारा कैलिक्स कहलाता है। इसके एक समूह को, सेपल के समूह को कैलिक्स कहते हैं। सेपल के समूह को कैलिक्स कहते हैं। सेकंड जो चक्कर आता है हमारा दल का आता है, जो सबसे खूबसूरत भाग होता है हमारा फ्लावर का, और इसका इम्पोर्टेंट फंक्शंस होता है परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। तो पेटल के समूह को हम कोरोला कहते हैं। और इसका जो तीसरा चक्र आता है वो आता है हमारा स्टेमिन। और इसके अंदर जो मुख्य पार्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारे एक पोलन सैक, जिसे हम एंथर कहते हैं, और पोलन सैक के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन यानी कि परागकण। और सबसे लास्ट का जो चक्र होता है हमारा वो से हम गाइनोसियम कहते हैं, हिंदी में उसे स्त्री केसर कहते हैं। तो गाइनोसियम के जो पार्ट्स है वो हमारे मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक होता है हमारा स्टिग्मा, जिसका मुख्य कार्य होता है परागकण को कैच करना। एज ए प्लेटफॉर्म ये वर्क करता है पोलन ग्रेन को कैच करने के लिए। और उसके बाद सेकंड पार्ट्स होता है हमारा स्टाइल, जो एक मीडियम प्रोवाइड कराता है पोलन ग्रेन को ओवरी तक जाने के लिए। और गाइनोसियम मतलब स्त्री केसर का तीसरा पार्ट्स होता है हमारा ओवरी, जो एक मादा जनन अंग के रूप में कार्य करता है। एक ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल होता है, जहाँ पर पोलन ग्रेन और ओव्यूल के अंदर उपस्थित फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये सब हमारे फ्लावर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं हम 1 बाय 1। तो इसके अंदर सबसे पहले भागों के बारे में बात करते हैं। तो एक पौधे के 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र में जो हमारा सबसे पहला चक्र होता है उसे कहते हैं बाह्यदल, और बाह्यदल सबसे बाहरी चक्र होता है। बाह्यदल हमारा सबसे बाहरी चक्र होता है, हरे रंग का होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करके फ्लावर को फूड प्रोवाइड करता है।
और ये साथ के साथ पुष्प की रक्षा करता है, एज ए बेस, एज ए कवरिंग वर्क करता है फ्लावर के लिए। सेकंड आता है हमारा पुष्प दल, जिसे हम मध्य दल कहते हैं, इसे हम दल भी कह सकते हैं। तो इसकी ये पुष्प का सबसे दूसरा चक्र होता है। ये रंगीन होता है और रंगीन होने के कारण ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। और अलग अलग जाति के पुष्पों के अंदर इसकी संख्या और इनका आकार और इनका रंग अलग अलग होता है। तीसरा जो पार्ट्स होता है वो हमारा पुंकेसर होता है, जिसे हम नर जनन अंग कहते हैं। इसका तीसरा चक्र होता है ये पुष्प का, और इसके अंदर होते हैं हमारे परागकोश। इसके अंदर होते हैं हमारे परागकोश, पुतंतु जिसे फिलामेंट्स और योजी कनेक्टिव। परागकोश के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं हमारे। पोलन ग्रेन हमारा आगे टॉपिक आ गया, जिसे हम कहते हैं पराग कण। तो इसे पराग कण होते हैं। लास्ट चक्र जो होता है हमारा, उससे हम कहते हैं स्त्री केसर। माफ़ करना, यहाँ पर यह गलत लिखा हुआ है। तो ये हमारा प्रतीकाग्र नहीं है, ये हमारा स्त्री केसर है। ये हमारा स्त्री केसर है। स्त्री केसर के अंदर 3 संरचनाएं होती हैं जो हमने अभी डिस्कस की थी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये पुष्प का सबसे चौथा चक्र होता है, सबसे अंदर का चक्र, और इसका मुख्य कार्य होता है जनन क्रिया को पूर्ण करना। तो ये थे हमारे एक फ्लावर के सारे पार्ट्स। और फ्लावर का जैसे मुख्य काम होता है हमारा परागण। तो परागण हमारा सेकंड टॉपिक है, हम इसे डिस्कस करते हैं। तो परागण क्या होता है दोस्तों? तो परागण को समझने के लिए हमें थोड़ी सी फ्लावर के स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान रखना है। उसमें एक मैंने बताया था आपको पुंकेसर, इसमें आपका एक पुंकेसर। दूसरा इम्पोर्टेंस जो रोल होगा वो होगा स्त्री केसर का। स्त्री केसर का। और इनमें अगर हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को देखें तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर बाहर से देखने पर 2 चैम्बर होते हैं, एक फिलामेंट्स होता है और इसके अंदर होते हैं हमारे पोलन ग्रेन। और एक पार्ट्स होता है हमारा स्त्री केसर का। ये इस तरीके की संरचना होती है। सबसे ऊपर होता है हमारा वर्तिकाग्र, जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा। तो यहाँ से पोलन सैक से जब पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं और वो जाते हैं हमारे स्टिग्मा पर, तो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन के पहुँचने की प्रक्रिया को ही हम परागण कहते हैं। पोलन ग्रेन का पुंकेसर से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण पोलिनेशन कहलाती है। तो पोलिनेशन क्या होता है हमारा? परागकोश। पोलिनेशन होता है हमारा परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण हमारे 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण को ऑटोगेमी कहते हैं और इसे सेल्फ पोलिनेशन भी कहते हैं। परपरागण को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक यानी स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। मतलब एक हमारा प्लांट्स है,
एक हमारा प्लांट्स है, इस पर अलग अलग फ्लावर बने हुए हैं। एक फ्लावर ये हो गया हमारा, एक फ्लावर ये हो सकता है, एक फ्लावर ये हो सकता है। इसके अंदर भी हमारा परागकोश होगा, इसके अंदर भी हमारा स्टिग्मा और स्त्री केसर होगा। तो इसमें या तो होगा इस फ्लावर के पुंकेसर से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकण पहुँचेंगे, या एक फ्लावर के अंदर जो पुंकेसर उपस्थित है उसके परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पौधे पर परागकण पहुँचेंगे। तो इसके अंदर दो प्रक्रिया हो रही हैं, एक ही पुष्प के अंदर प्रक्रिया हो रही है, परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, और एक उसी पौधे के एक पुष्प के परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। तो इस प्रकार के परागण को कहते हैं हम स्वपरागण। और स्वपरागण जो होता है हमारा खट्टी बूटी, कनकोवा, एक प्रकार की घास है, गेहूँ, मक्का जैसे प्लांट्स में होता है। तो स्वपरागण क्या होता है हमारा? स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इसे एग्जाम्पल में खट्टी बूटी, कनकोवा, गेहूँ, मक्का आदि में इस प्रकार का परागण होता है। दूसरा परागण होता है हमारा ओलिगोमी कहते हैं इसे, या कह सकते हैं हम क्रॉस पर परागण। तो क्रॉस पर परागण में होता है कि एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, और इसी क्रिया को परागण कहते हैं, और पर परागण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल है हमारा वो किस तरीके से हमसे बता सकते हैं? इसके एग्जाम्पल को हम एक एज ए ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। एक प्लांट्स है हमारा, इस प्लांट्स के अंदर फ्लावर, एक प्लांट्स के अंदर एक फ्लावर, दूसरा प्लांट्स इसके अंदर फ्लावर, एक ही जाति के प्लांट्स हैं, और इसके अंदर जो पुंकेसर होगा, पुंकेसर के परागकण निकलेंगे और उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे। तो इसमें दो अलग अलग पौधों का योगदान होता है, और इस प्रकार से इसमें हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। एक जाति के लक्षण बी जाति में पहुंच रहे हैं, सपोज ए जाति हमारी ये है, बी जाति हमारी ये है, तो ए जाति के लक्षण परागकण के माध्यम से बी जाति में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस प्रकार विविधता बनती जाएगी। तो पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम माध्यम वायु। तो वायु के द्वारा जो परागण होता है वो मक्का में, बांस में, गन्ना और गेहूँ। दोस्तों इन पॉइंटों को याद रखना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु के द्वारा कौन से पौधे के अंदर परागण होता है, जल द्वारा कौन से परागण में परागण होता है, और कीट द्वारा कौन से पौधों में परागण होता है। तो वायु के द्वारा परागण होते हैं हमारे मक्का, बांस, गन्ना, गेहूँ आदि में, और जल परागण में होता है हमारा कमल, बेलिसनोरिया और हाइड्रिला। उसके बाद कीट द्वारा परागण रात की रानी, गुड़हल, गुलाब, गेंदा जैसे पौधों के अंदर पर परागण होता है। अब दोस्तों पर परागण की क्रिया के साथ साथ इसके अंदर कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानियाँ होती हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो पर परागण के लाभ, तो पर परागण के लाभ जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे आनुवंशिक विभिन्नता बनी रहती है। मतलब जैसे मैंने बताया था आपको, ए जाति के कैरेक्टर बी जाति में ट्रांसफ़र होंगे। किसके कारण पहुँचेंगे? जीन के कारण। जीन किस में है? पोलेन ग्रेन के अंदर, यानी कि परागकण के अंदर। मतलब एक जाति के परागकण पहुँच रहे हमारे बी जाति के पौधे में,
तो इस प्रकार एक जाति के दो अलग अलग लक्षण आपस में मिल जाते हैं, जिसे हम आनुवंशिक विभिन्नता कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसे हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा पॉइंट होगा इसका नई जातियों की उत्पत्ति। जब एक जाति के लक्षण दूसरी जाति में जाएंगे और यही प्रक्रिया हमारे लंबे समय तक चलती जाएगी तो इसमें एवोल्यूशन होगा, और उस एवोल्यूशन से एक नई जाति की उत्पत्ति होगी जो अपने प्रेतक से मतलब पेरेंट से भिन्न प्रकार की होगी। तीसरा पॉइंट, परपरागण के फलस्वरूप बने बीज संख्या में अधिक व स्वस्थ होंगे। ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये स्वच्छ नहीं, ये स्वस्थ है। तो परपरागण के फलस्वरूप जो बीज बनेंगे वो संख्या में भी अधिक होंगे और वो स्वस्थ भी होंगे, क्योंकि उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर एक ही जाति के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे, उसके अंदर आनुवंशिक लक्षण नहीं बनेंगे, तो उसका विकास कम हो पाएगा दूसरी जातियों के अकॉर्डिंग। तो तीसरा पॉइंट हमारा इसमें बीजों की संख्या अधिक होगी और बीज स्वस्थ भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी। इसमें पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी क्योंकि एक जाति के आनुवंशिक लक्षण अलग होते हैं, दूसरी जाति के आनुवंशिक लक्षण अलग होते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे जीनोटाइप है, उस जीनोटाइप के कारण आनुवंशिकता के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती जाएगी। अब पर परागण के जिस प्रकार लाभ थे उसी प्रकार कुछ हानियां भी हैं। तो उन हानियों के अंदर फर्स्ट पॉइंट, पर परागण में पराग कणों की हानि होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक माध्यम चाहिए होता है। मैंने अभी आपको बताया था, एक प्लांट्स है, इस प्लांट्स के अंदर एक फ्लावर और दूसरा प्लांट्स, इसके अंदर एक दूसरा फ्लावर। अब यहाँ से पराग कणों का दूसरे पौधे तक पहुँचाने के लिए एक माध्यम चाहिए। अब उस माध्यम में ऐसा पॉसिबल ना के बराबर होगा कि एक दो पराग कण बनाए और वही पराग कण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाए। तो इसमें संभावना हाइब्रिडाइजेशन की कम होगी, मतलब निषेचन की संभावना कम होगी। तो इस संभावना को बढ़ाने के लिए एक पौधे के पुष्प को पराग कणों की संख्या को अधिक करना होगा, मतलब पराग कणों को बढ़ाना होगा। तो इसमें अधिक संख्या में पराग कणों को बनाना होगा। अब पराग कणों को बनाने के लिए एक उचित अनुकूलन, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा पोषण चाहिए जो हर बार पौधों को प्रोवाइड नहीं होता। तो ये आपका एक लॉस होता है। सेकंड पॉइंट, पर परागण के लिए पौधों को विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, पर परागण में वायु द्वारा परागण हो रहा था, जल द्वारा परागण होता है, कीटों द्वारा, कीटों में भी अलग अलग प्रकार के कीटों का उपयोग होता है, तितली द्वारा, मधुमक्खी द्वारा, भौरों द्वारा, घोंघों द्वारा। ठीक है, तो इनके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जाता है, वो मैं आपको इस चैप्टर के बाद में बता दूंगा। तो इसमें अलग अलग माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर वो माध्यम प्रोवाइड हो रहे हैं तो उसमें परागण होगा, अदरवाइज उसमें परागण नहीं होगा। तो इसमें अगर परागण नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो एक प्रकार से जीवों की संख्या धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी, क्योंकि निषेचन से ही जनन प्रक्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पर परागण के कारण प्रतक की संतति में विभिन्नता आ जाती है। ये पॉइंट आप ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। पर परागण के कारण प्रतक की संतति में विभिन्नता आती जाती है। स्वपरागण में क्या होता था कि ए जाति के लक्षण उसी जाति के जो डॉटर सेल्स होती थी उनके अंदर पहुंच जाते हैं, फिर उनके लक्षण आगे जाते हैं। इनमें आनुवंशिकता विभिन्नता नहीं बनी रहती। इसके जो आनुवंशिक लक्षण होंगे वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते जाएंगे। लेकिन
पर परागण के अंदर आनुवंशिकता में विभिन्नता होती जाएगी। ए जाति के लक्षण बी जाति के साथ हाइब्रिडाइजेशन होगा तो लक्षण अलग होंगे। अब इन दोनों से जो संतति पैदा होगी उसकी शादी या उसका जो निषेचन होगा किसी अदर से होगा तो उनके लक्षणों में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इससे जो संतति पैदा होगी उसका जो कैरेक्टर होगा वो आगे ट्रांसफर होगा। तो इस प्रकार जो ए जाति के जीवों के अंदर लक्षण हैं वो आगे पीढ़ी तक जाते जाते परिवर्तित होते चले जाएंगे और एक समय पर ए जाति के लक्षण पूर्णतः विलुप्त तो हो भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब मैक्सिमम आनुवंशिक लक्षणों के अंदर परिवर्तन आ जाएगा जिसकी वजह से जो हमारी जाति होगी प्रेजेंट टाइम की वो अपने पूर्वजों से मैक्सिमम भिन्न लक्षणों को प्रदर्शित करेगी। तो जिसके कारण जातियों की संतति में विभिन्नताएं बन जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर कोई सजेशन आपको देना हो तो वो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।